हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर के अंदर से राजस्थान के दुर्गों के बारे में देख रहे थे, जिसके अंदर से जोधपुर संभाग के दुर्ग देखे थे। अपन ने जोधपुर संभाग का दुर्ग एक कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम था सोनारगढ़ दुर्ग या फिर जिसको जैसलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। आज बात करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर से जोधपुर दुर्ग या फिर इसको नाम आ जाता है मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कंप्लीट इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसको एक और नाम आ जाता है जिसको बोला जाता है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर दुर्ग कहा जाता है। और बात करें स्थान के बारे में, तो ये स्थान कहाँ पर है? ये जोधपुर में बना हुआ है। जोधपुर का दुर्ग है, इसलिए इसको जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जब राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात की जाती है तो राजस्थान के दुर्गों में सबसे पहले एक श्रेणी आती है जिसका नाम आ जाता है पर्वतीय दुर्ग। और पर्वतीय दुर्ग होते हैं, उनको सबसे बेस्ट दुर्ग माना जाता है। तो सबसे बेस्ट दुर्गों के अंदर से राजस्थान का आता है मेहरानगढ़ दुर्ग आता है, जो पर्वतीय दुर्गों की श्रेणी में सबसे फेमस माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको फेमस, तो उसी के बारे में बात करें तो जो पर्वतीय दुर्ग की जितनी भी बढ़िया बढ़िया विशेषताएं होती हैं, ये सारी विशेषताओं को समाये हुए ये दुर्ग बनाया गया है, इसलिए फेमस माना जाता है। इसके अन्य नामों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखो अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नामों का जिक्र आता है तो सबसे पहला इसका नाम आ जाता है गढ़ चिंतामणि। क्या नाम आएगा? गढ़ चिंतामणि आता है। दूसरा नाम बात करें इसी के साथ में जाता है कागमुखी। कागमुखी दुर्ग के बारे में बात करें, देखो कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग क्या होता है? आगे से सकड़ा होता है और पीछे से फैला होता है, इस प्रकार से ये दुर्ग बना हुआ है। कागदुखी मतलब आगे से सकड़ा होता है और पीछे से फैला होता है, इसको अपन कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। एक और नए नामों के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है मिहिरगढ़। क्या कहोगे आप? इसको मिहिरगढ़ कहा जाता है। एक और नाम लिखो आप, यहाँ पर आ जाता है सूर्यगढ़। ये इसके प्रमुख नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अन्य नामों के बारे में चर्चा हो गई, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसको बनाया किसने था। तो निर्माण के बारे में लिखो निर्माण। जब निर्माण का जिक्र होता है तो विक्रम संवत की बात आती है। विक्रम संवत कितनी? 1515। अगर ईस्वी में पूछे तो आपको 1459 ईस्वी बताना है। इसके अंदर किसके द्वारा बनाया गया? तो राव जोधा के द्वारा बनाया गया। कौन बनाता है? राव जोधा के द्वारा बनाया गया। और बात करें तो जो करणी माता है, करणी माता के आशीर्वाद के बाद में इस जो दुर्ग की नींव रखी जाती है और इसके चारों तरफ है जो जोधपुर दुर्ग है, जोधपुर है, उसको बसाया जाता है और इसी को राजधानी बनाया जाता है गाइस। ठीक है, मतलब कि जोधपुर को राजधानी बना लिया गया। तो अपन थोड़ा सा राजधानियों के बारे में बात करें तो मारवाड़ की रोजदार राजधानी इससे पहले कौन सी थी? मंडोर थी। नया दुर्ग मंडोर से लगभग कितना किलोमीटर माना जाता है? 6 किलोमीटर माना जाता है, जो एक विशाल पहाड़ी कर बना हुआ है। वो कौन सी पहाड़ी है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर लिख सकते हो। इससे पहले मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। बाद में आती है ये मारवाड़ के बाद में, मंडोर के बाद में आती है कौन सी? जोधपुर ले आते हैं और जोधपुर के अंदर से ही शासन चलाना स्टार्ट हो जाता है। जब अन्य नामों के बारे में बात करें तो देखो एक नाम और आ जाता है। क्या नाम आ जाता है? चिड़िया टूक। चिड़िया टूक दुर्ग इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसी के बारे में बात करें तो जो एक किला है प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर बना हुआ है? एक प्रसिद्ध योगी थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ के नाम पर एक चिड़िया टूक पहाड़ी है, इसलिए वो वहाँ पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम चिड़िया टूक दुर्ग पड़ गया गाइस। ठीक है, और इसका जो एक ऊपर नाम बताया था मैंने, कौन सा? एक नहीं लिखा है यहाँ पर, दूसरा नाम और लिख लो, इसको मयूर ध्वज के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर ध्वज। मोर ध्वजगढ़ इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मयूर की आकृति के होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो ये कहाँ पर है? वर्तमान में पंचेटिया पहाड़ी।
कौन सी है गाइज? पंचेटिया पहाड़ी पर बना है। अभी जो वर्तमान में जो वहाँ पर बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? पंचेटिया पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है गाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम रहता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने अपने जोधपुर राज्य के इतिहास के अंदर से एक लोक विश्वास का भी उल्लेख देखने को मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि यदि किले की नींव के अंदर से एक जीवित व्यक्ति की बलि दी जाए ना, तो वह किला अपने लिए, निर्माताओं के लिए, वंशजों के हाथ में से नहीं निकल सकता। मतलब जिन्होंने बनाया उनका ही ये किला रहेगा। तो क्या होता है, जब इसकी नींव रखी जाती है तो यहाँ पर एक नाम आता है राजिया। क्या नाम आता है? राजिया। या फिर एक नाम आता है, इसी का नाम आता है राजा राम। कहीं आपको राजिया देखने को मिलेगा, कहीं आपको राजा राम नाम को देखने को मिलेगा। एक तो ये आदमी था। दूसरा बात करते हैं तो नाम लिखो यहाँ पर, नाम आता है मोहन सिंह। मोहन सिंह नामक ये दो लोग थे। इनको नींव में जीवित चुना गया था। क्या चुना गया था गाइज? यहाँ पर लिखो, नींव में जीवित चुना गया था। क्यों चुना गया था? बहुत सारे मथ्यों के आधार पर बात करें तो लोगों ने बताया कि अगर कोई भी यहाँ पर जीवित समाधि देता है तो जीवित समाधि देने के बाद में क्या होता है कि ये दुर्ग जिसने बनाया उसी के वंशजों के हाथ में रहेगा, कोई भी इस पर अधिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये मिथ था, इसलिए यहाँ पर जीवित समाधि दी गई थी। जब ये दुर्ग बनकर प्रारंभ हो जाता है तो इसके लिए शुद्धिकरण के लिए भी एक होम करवाया गया था। उसके अंदर से एक सिरोही से एक ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण का नाम था खेता ब्राह्मण। उसको बुलाया गया, हवन में बैठाया जाता है और उसका धोखे से उसका कलेजा निकाल कर उस हवन में समर्पित कर दिया जाता है। वो ये शुद्धिकरण के लिए बताया जाता है गाइस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? खेता ब्राह्मण के कलेजे से, ठीक है, कलेजे से दुर्ग का शुद्धिकरण किया गया। ये कभी कभार पूछा जाता है, इन दोनों नामों के बारे में याद रखना। इसका नाम था खेता ब्राह्मण और उनके कलेजे से दुर्ग का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रमुख दरवाज़ों के बारे में। तो ये रहा आपके पास में महल बन गया। ठीक है, वैसे तो ऐसा है नहीं आकृति इसकी, तो मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसकी आकृति बनी हुई है। इसको अपन एक बार हटा देते हैं। इसकी कागमुखी आकृति है, मतलब कि आगे से थोड़ा सकड़ा है, पीछे से फैला हुआ है। इस प्रकार से इसकी आकृति आ जाती है। जब आप इसका उत्तरी हिस्सा रहा, ये दक्षिणी हिस्सा रहा, ये पूर्वी हिस्सा रहा, ये इसका पश्चिमी हिस्सा रहा। पोलों के बारे में बात हो रही है, तो पोलों के बारे में जब बात करें तो एक तरफ इसका तरफ आ जाता है उत्तर पूर्व की तरफ। ये इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे का नाम आ जाता है क्या? जयपोल। कौन सा आता है? जयपोल। प्रमुख दरवाजे, यहाँ पर हेडिंग लिख लो, प्रमुख दरवाजे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो सारे देखेंगे। एक तो जयपोल आ जाता है उत्तर पूर्व की तरफ। जब आप चलते हो इसके दक्षिण पश्चिम की तरफ, कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम की तरफ। थोड़ा सा इसको हटा दे सकते हो आप यहाँ से इधर, तो ये आ जाता है इसका फतेहपोल। ये इसके प्रमुख दरवाजे माने जाते हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, दो दरवाज़ों का नाम याद रखना है, जयपोल और दूसरा आ जाता है फतेहपोल। ये जो दरवाज़ा है फतेहपोल, ये इसके बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हो गाइज। इसके बारे में बात करें तो इनका जो निर्माण है, ये खुलता किस तरफ है? ये नगर की तरफ खुलता है। इसका निर्माण लिखो यहाँ पर, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इस दरवाजे का नाम आता है फतेहपोल। ठीक है गाइज, ऐसे तो बहुत सारे प्रमुख दरवाजे हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं, पर मैन रूप से फतेहपोल और जयपोल ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। एक अन्य दरवाज़ा और आता है जिसका नाम आ जाता है कौन सा? लोहापोल। ठीक है, ये भी इसका एक प्रमुख दरवाज़ा माना जाता है। इसके बारे में बात करें तो देखो क्या होता है गाइज,
इसका जो निर्माण था वो टुकड़ों में किया जाता है। सबसे पहले आपको बताया था कि मैंने 1459 के अंदर से इसकी जो नींव रखी जाती है राव जोधा के द्वारा रखी जाती है, फिर को और इसके अंदर से कुछ निर्माण करवाया जाता है। तो इसका निर्माण बात करें तो 1548 की बात आती है। 1548 के अंदर से राव मालदेव ने बनाया, क्या बनाया, इसका निर्माण करवाया। थोड़ा बहुत और पार्ट बच जाता है और फिर बाद में आता है एक और नाम महाराज विजय सिंह, इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। 3 लोग होते हैं, पहला रहता है राव जोधा, दूसरा रहता है राव मालदेव और तीसरा रहता है महाराज विजय सिंह थर्ड। ये 3 लोग हैं, थर्ड नहीं है, थर्ड नंबर का है, याद रखना है। तो इन तीनों लोगों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके और प्रमुख दरवाजे हैं जिनके बारे में लिख सकते हो तो लिखो। देखो, एक नाम आता है ध्रुव पोल, कौन सा आता है, ध्रुव पोल आ जाता है। दूसरे का लिखो सूरज पोल, कौन सा आता है, सूरज पोल आ जाता है। एक और नाम आ जाता है, कौन सा लिखोगे, इमरत पोल, ठीक है। और एक और लिखो आप आ जाता है भैरव पोल। ये इसके प्रमुख दरवाजे माने जाते हैं। ये छोटे छोटे दरवाजे हैं, मेन जो दरवाजे हैं तो मैंने बता दिए कि किस प्रकार से क्या खोलते हैं। 1544 का जिक्र करते हैं, कब का, 1544। 1544 के अंदर से एक अफगान शासक रहता है, नाम रहता है क्या, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी इसके ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। बोले तो अफगान शासक का जोधपुर के ऊपर अधिकार हो जाता है। जब उसका अधिकार हो जाता है तो उसने एक सूरी मस्जिद बनाई थी। इसके अंदर से क्या बनाई, सूरी मस्जिद को बनाया। किसने बनाया, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया जाता है। 1545 के बारे में बात करते हैं। 1545 में दोबारा से यहाँ पर कौन आ जाता है, मालदेव का अधिकार, ठीक है। फिर इस दुर्ग के ऊपर से मुगलों का अधिकार हो जाता है। वो कब होता है, 1564 की बात आती है। 1564 से लेकर 1565, 1564 और 65 के मध्य यहाँ पर किसका था, चंद्रसेन का अधिकार था, ठीक है। चंद्रसेन का अधिकार रहता है यहाँ पर। बाद में क्या होता है, इसी समय यहाँ का जो अधिकार है उसको छीन लिया जाता है। छीनने के बाद में एक मुग़ल सरदार सूबेदार रहता है जिसका नाम आ जाता है हसन का, क्या नाम रहता है, हसन कुली खां यहाँ पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर अधिकार कर मुग़ल आधिपत्य की स्थापना करता है, ठीक है गाइज। मतलब कि यहाँ पर 1564 और 65 के मध्य मुख्य रूप से बात करें तो मुग़लों का अधिकार हो जाता है। मुग़लों का अधिकार होने के बाद में मुग़लों की जो अधीनता स्वीकार करता है, नाम आता है मोटा राजा, क्या रहता है उनका नाम, मोटा राजा उदय सिंह है। वो 1583 के अंदर, कब, 1583 के अंदर से यहाँ पर जो है मुग़ल आधिपत्य है वो स्वीकार कर लेता है। बाद में क्या होता है, उनको जागीर के रूप में ये दे दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ लिख सकते हो आप, यहाँ पर मुग़ल अधीनता स्वीकार कौन करता है, मोटा राजा उदय सिंह करता है 1583 के अंदर से। बाद में इनको दे देंगे। बाद में क्या होता है कि महाराजा जसवंत सिंह की जो मृत्यु होती है लगभग 1678 ईस्वी के अंदर से उनकी मृत्यु हो जाती है। और 78 ईस्वी के बाद में औरंगजेब ने इस दुख को क्या करते हैं, वो मुग़ल राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 1678 में मुग़ल राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। और बात करें तो 1707 की बात आती है। 1707 के बाद में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि अजीत सिंह ने मुग़ल सूबेदार
नाम आता है जफ़र कुली खां से इसे छीन लिया और तब से यहाँ पर क्या करते हैं, राठौड़ लोग हैं वो निवास करना स्टार्ट कर लेते हैं। कब होता है देखो, 1707 की बात आती है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब की मृत्यु होती है इस तरफ। तो यहाँ का जो मुग़ल जो सरदार रहता है नाम आता है सूबेदार नाम रहता है उनका जफ़र कुली खां, वहाँ का सरदार रहता है। और इधर कौन रहता है, इधर रहता है, नाम आ जाता है अजीत सिंह। ये क्या करता है, इससे छीन लेता है और छीनने के बाद में यहाँ पर राठौड़ रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखो, अजीत सिंह ने दुर्ग को छीन लिया। ठीक है गाइस। जब इस दुर्ग के बारे में अपन देखते हैं तो एक ब्रिटिश इतिहासकार आते हैं, नाम आता है रुडयार्ड किपलिंग। उनका एक कथन है कि उसने इस किले को देवताओं और परियों फरिश्तों के द्वारा माना गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, रुडयार्ड किपलिंग का कथन। क्या कथन है, इसका निर्माण किसका, इस दुर्ग का, इसका निर्माण परियों, देवताओं द्वारा किया गया। ठीक है, ये था रुडयार्ड किपलिंग का कथन। एक और इतिहासकार आते हैं, एक अंग्रेज रहते हैं, नाम रहता है उनका जैकलिन। क्या रहता है, जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी का कथन है वो भी याद रखना, वो कभी कभार पूछ लेता है। यह विश्व का कौन सा, आठवां आश्चर्य है। ठीक है गाइस। और बात करें तो कथनों के बारे में जब जिक्र हो गया तो कर्नल जेम्स टोड का नाम नहीं आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा था, उनका एक कथन था कि जोधा का जो बेटा था, वहाँ पर देखा, जैसे अपन थंबनेल में आपने देखा कि बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, उन खिड़कियों के मध्य से वो अपनी प्रजा को देख सकता था कि उसकी प्रजा क्या करती है क्या नहीं करती वगैरह वगैरह, उनके बारे में कहा गया है। अब चलते हैं इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। जब प्रमुख स्थलों का जिक्र हो गया तो 10 खंभों की मामा वाणजा की छतरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग डालो, प्रमुख स्थल का जब जिक्र होता है तो कौन कौन सा आएगा। पहला नाम आ जाता है 10 खंभों की मामा बांजा। कोष्टक में लिखो भीमा चौहान की छतरी। ठीक है, दूसरा बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक कीरत सिंह सोडा की छतरी भी देखने को मिल जाती है, मुरली मनोहर मंदिर भी देखने को मिल जाता है, आनंद मंदिर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास है नहीं, बार बार पूछा नहीं जाता है। जब इस दुर्ग के अंदर से आप जाते हो तो इसकी जो छत और दीवारों के ऊपर से सोने की पॉलिश का बहुत बारीकी से काम किया गया है, और वो सोने की पॉलिश किसने करवाई थी, तख्त सिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दीवारों व छतों पर सोने की क्या करवाई थी, पॉलिश करवाई थी। पॉलिश तख्त सिंह के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा, तख्त सिंह के द्वारा कराई गई। ठीक है गाइज, और बात करते हैं इसी के साथ में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। यहाँ पर आपको एक पुस्तकालय मिल जाएगा, उस पुस्तकालय का नाम ज़रूर याद रखना। कौन सा जाता है, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो मान सिंह के द्वारा ही करवाया जाता है।
ठीक है, जिसके अंदर से आज भी बात करें तो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जो हाथों से लिखे गए हैं वो यहाँ पर विद्यमान है। और चलते हैं इसी के अंदर से, देखो क्या क्या चीज़ें और मिलेंगी आपको। एक मिलेगी आपको श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी नहीं श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी है। यहाँ पर क्या होता था कि जो जोधपुर के राजा थे उनका राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, जब मंदिरों का जिक्र हो गया तो मंदिरों में कौन कौन से लिखोगे, एक तो नाम आ जाता है चामुंडा माता मंदिर, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो एक आ जाता है कौन सा, मुरली मनोहर जी, इनका मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा प्रमुख बात करें तो बूरे खां, किनकी, बूरे खां की मज़ार, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ और याद रखना, जो चामुंडा माता का मंदिर है वो राव जोधा के द्वारा बनाया गया, राव जोधा के द्वारा बनाया गया। ठीक है गाइज, बात करें अपन करीबन 30 सितंबर 2008 की बात है। कब की बात है, 30 सितंबर 2008 के अंदर से यहाँ पर भगदड़ हो जाती है और भगदड़ के अंदर से लगभग क्या थे कि 216 लोग मारे जाते हैं। और उस भगदड़ की जांच करने के लिए या फिर दुर्घटना की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम याद रखना, आयोग का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। वो इसकी जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। और बात करें तो 1857 के अंदर से इस किले के अंदर बारूद खाने थे ना, उस बारूद खाने के ऊपर बिजली पड़ जाती है और जिसके अंदर से विस्फोट होता है, इसका ये खंडित हो जाता है। जब खंडित हो जाने के बाद में इसका जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और देखते हैं इस दुर्ग के अंदर से, तो एक नाम याद रखना क्या जाता है, नागणेची माता। क्या नाम आएगा गाइज, नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये नागणेची माता क्या है, राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिख लो यहाँ पर। फिर यह राठौड़ों की कुल देवी है। कौन, नागणेची माता। इसका मूल मंदिर बात करें तो मूल मंदिर कहाँ पर है, नगाना गांव में है, और जो कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर से है। ठीक है गाइस, जो नागणेची माता है, नागणेची माता का जो मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, नाम लिखो यहाँ पर, राव दूहड़ ने बनाया था। और बात करते हैं इसी के अंदर से जोधपुर दुर्ग को जब अपन देखते हैं तो जोधपुर दुर्ग के उस समय यहाँ पर क्या थी कि लंबी दूरी तक मार करने वाली थी जो तोपें थी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो प्रमुख तोपों के बारे में वो लिख लो, प्रमुख तोपों का जब जिक्र होता है तो कौन कौन सी आती है, मुख्य रूप से एक तो नाम आ जाता है किलकिला। कौन सा आता है, किलकिला तोप आती है। दूसरे का नाम लिखोगे तो कौन सा आता है, नाम लिखो यहाँ पर शंभू बाण। शंभू बाण के साथ में एक और लिखो, नाम आता है गजनी खां। ये इसकी प्रमुख तोपें मानी जाती हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती थी। अन्य तोपों के अंदर से बात करें तो जैसे गजक हो गई, नुरसत हो गई, गुब्बारा हो गई, बिच्छू बाण हो गई, ठीक है, कड़क बिजली हो गई, ये सारी की सारी इसके बहुत सारी जो तोपें हैं वो आ जाती हैं गैस। अब ये तीन फेमस क्यों हैं, तीनों के बारे में थोड़ा सा अपन जिक्र कर लेते हैं। पहली आ जाती है किलकिला तोप। किलकिला तोप है वो महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी जब वे वहाँ पर क्या थे, सूबेदार थे। दूसरी बात करें तो शंभू बाण। शंभू बाण क्या थी गाइज, ये महाराजा अभय सिंह ने, नाम आ जाता है सरबुलंद खां से छीनी थी। तीसरी बात करें तो नाम आ जाता है गजनी, कौन सा आता है, गजनी खां। गजनी खां के बारे में बात करें तो महाराजा गजनी सिंह ने जालोर विजय के द्वारा हासिल की गई थी। ये इसलिए फेमस मानी जाती हैं और इसलिए इनको बार बार पूछा जाता है। प्रमुख जल स्रोतों के बारे में जिक्र करते हैं अब। प्रमुख जल स्रोत कौन कौन से हैं, प्रमुख जल स्रोत, उन्हीं के बारे में बात करें तो दो प्रमुख माने जाते हैं। एक का नाम लिखो रानीसर और दूसरे का नाम कौन सा लिखोगे, रानीसर के साथ में जाता है पदमसर। ये दो तालाब हैं
यहाँ पर जल स्रोत हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। रानीसर जलाशय है, इसका जो निर्माण है वो राव जोधा की रानी, जिसका नाम किया जाता है गाइज जसमा हाडी के द्वारा करवाया जाता है। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा जो जल स्रोत है, पहला तो आपने देख लिया, दूसरा बात करें तो इसका जो निर्माण करवाता है कौन, राव गंगा की रानी पद्मावती के द्वारा करवाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में लिख लो। देखो क्या लिखोगे, जसमा हाडी के द्वारा बनाया गया। ठीक है। दूसरा पदमसर के बारे में मैंने अभी बताया, तो किसके द्वारा बनाया गया, रानी पद्मावती के द्वारा बनाया गया। तो इस तरीके से आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है फिर जोधपुर दुर्ग है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा सिवाना दुर्ग या फिर कुम्भट दुर्ग, जो बालोतरा के अंदर से बना हुआ है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कंप्लीट अपन आर्ट एंड कल्चर देखने वाले हैं और जल्दी ही अपन हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी क्लास भी अपन कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।